उत्तराखंड के 4 जिलों में आज और कल 2 दिन का लॉकडाउन। देहरादून में सुबह नहीं दिखा लॉकडाउन का असर, सड़कों पर आराम से आते जाते दिखे लोग। नैनीताल में भी आज सुबह से नहीं दिखा लॉकडाउन का असर, बेरोक टोक चलते रहे सुबह से वाहन। कई लोग मॉर्निंग वॉक पर भी निकल गए। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। घीट पट्टी में सोमेश्वर मेले में इकट्ठा हुए हजारों लोग। उत्तरकाशी के बड़कोट में 2 जगह से बंद हुआ यमुनोत्री हाईवे। पालीगाड़ और कुथनौर में लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर आया मलबा, दोनों ओर की आवाजाही रुकी। उधम सिंह नगर में बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला ने मंत्री मदन कौशिक के सामने अफसरों पर उठाए सवाल। कहा नहीं सुनते अधिकारी किसी की, डीएम पर लगाया अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप। अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी, मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में आज और कल 2 दिन का लॉकडाउन सिर्फ 4 जिलों में होगा। 9 पहाड़ी जिलों में कोई लॉकडाउन नहीं होगा। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा, यानी कि आज और कल। बाकी जिलों में नहीं होगा। ये क्यों ऐसा फैसला लिया गया वो भी आपको बताते हैं। इन 4 मैदानी जिलों में ही 899 एक्टिव केस मिले हैं, जिसमें से देहरादून में 227, हरिद्वार में 129, नैनीताल में 182 और उधम सिंह नगर में फिलहाल 361 एक्टिव केस है, जिसकी वजह से फैसला लिया गया। और जब हम पहाड़ी जिलों की बात करते हैं तो यहां पर कुल एक्टिव केसेस जो हैं वो 97 हैं। लिहाजा यहां छूट दी गई है, किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं। हाँ, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल बहुत कॉमन है वो, लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं। के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि 4 मैदानी जिलों में 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा। लेकिन राजधानी देहरादून में घंटाघर में आप अगर देखेंगे तो सुबह सवेरे इसका कोई असर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरीके की होनी चाहिए वो भी नजर नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात जो ये है कि जिस पुलिस प्रशासन के ऊपर लॉकडाउन को लागू करवाने की जिम्मेदारी है वो भी कोई यहां पर नजर नहीं आ रहा। ना कोई पुलिस का कांस्टेबल, ना कोई अधिकारी, ना प्रशासन का कोई अधिकारी। और ऐसे में अगर हम ये सोचें कि कोरोना के केसेस कम होंगे जो लगातार बढ़ रहे हैं, खास तौर पे मैदानी जिलों में और देहरादून में हालत सबसे ज्यादा खराब है, ऐसे में ये स्थितियां सुधरेंगी कैसे? लेकिन सरकार का ये कहना है कि 2 दिन के लॉकडाउन से कोरोना की चेन को तोड़ा जाएगा। लेकिन बावजूद इसके प्रशासन और पुलिस मुस्तैद नजर नहीं आ रहे। कैमरामैन अनिल नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और नैनीताल में लॉकडाउन का असर सुबह से ही बेअसर दिखा। रात में पुलिस ने सभी को लॉकडाउन की खबर दी थी, लेकिन सुबह सड़कों से पुलिस की अगर हम बात करें, लॉकडाउन का पालन कराने वाले अधिकारी गायब दिखे। वाहन भी सुबह सड़कों पर बेरोक टोक चलते नजर आए। लोग भी मॉर्निंग वॉक पर निकल गए और हमें कहें कि लॉकडाउन के जो नियम है उसकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। प्रदेश में आज संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है और 4 जिलों को लॉकडाउन किया गया है राज्य सरकार की ओर से। मैं नैनीताल में खड़ा हूं, ये देख सकते हैं कि तलीताल बाजार है। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, बाजार खुली नहीं है, लेकिन जो व्यापारी नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नियम है वो साफ नहीं है, जिस तरह से उपापोह की स्थिति है। हालांकि ये तलीताल का जो डांट वाला इलाका है, गांधी चौक वाला, ये है। आवाजाही काफ़ी ज़्यादा अभी देखी जा सकती है। मॉर्निंग वॉक पे भी लोग निकले हैं और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कतें हैं नहीं। जो पुलिस को ड्यूटी करना चाहिए था, सुबह लॉकडाउन के नियमों का पालन कराना चाहिए था, इस स्थान पर पुलिसकर्मी कोई दिख नहीं रहा है अभी। कुछ व्यापारी हैं यहाँ पर। सर, किस तरह की दिक्कतें अभी दिख रही हैं और आधा बाजार खोलने की भी आप बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि कल हम रात 10:30 बजे तक सरकार की गाइडलाइनों का इंतजार करते रहे। कोई भी क्लियर गाइडलाइन किसी के पास नहीं है। हर दुकानदार चाहता है कि इस कोरोना के टाइम पे हम दुकानों को बंद करें। लगभग हम तो ये सारे व्यापारी ये चाहते हैं कि 10 दिन 15 दिन ये बंद रहे, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसी गाइडलाइन दी गई है जिसमें
कपड़े की दुकानें, जूते की दुकानें, स्टेशनरी, जिनमें वैसे भी कोई कस्टमर नहीं रहता, इन दुकानों को बंद करने के अलावा सारी दुकानें खोलने का सरकार के द्वारा ऑर्डर दिया गया है, जिसमें बकायदा मदिरा की दुकानें, मांस की दुकानें, इस टाइप की दुकानों को खोलकर पता नहीं सरकार क्या औचित्य बताना चाहती है, इस लॉकडाउन को क्या करना चाहती है, ये हमारी समझ से परे है। सारा दुकानदार ये चाहता था कि दुकानें बंद हों, लेकिन सरकार की गाइडलाइनों से सब असमंजस्य में है। दुकान खोलें या ना खोलें, ये परिस्थिति दुकानदारों के समझ क्या स्थिति है? आप तो व्यापार मंडल में पदाधिकारी भी हैं, आगे अभी क्या करेंगे? अभी नहीं, वर्तमान में हमारे पास सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं आई है और हम कल से परेशान है। सारे दुकानदारों के हमारे पास फोन आ रहे हैं, तो अभी हमने ये निश्चय किया है कि हम सब दुकानों को खोलेंगे। कुल मिला के यह है कि व्यापारी अभी उपापोह की स्थिति में है कि दुकान खोलें या ना खोलें, लेकिन जो प्रशासन की टीम सुबह से होनी चाहिए थी फील्ड में, वो कहीं दिखती नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि जो सरकार ने जिस तरह से अचानक लॉकडाउन शनिवार और संडे करने का फैसला लिया, लेकिन जो नियमों का पालन कराने वाले अधिकारी हैं वो अब भी सड़कों से गायब हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। तो कुल मिलाकर कई जगहों पे कंफ्यूजन की स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना और डेंगू पर सचिवालय में इस समय बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम और सीएमओ से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कोरोना और डेंगू पर हालात की समीक्षा की जा रही है। कोरोना के साथ साथ अब डेंगू चिंता बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की चिंता इस बात को लेकर ज्यादा बढ़ी हुई है, अगर कोरोना के बीच डेंगू की मुसीबत बन गई तो संभालना तो मुश्किल हो जाएगा। स्वास्थ्य महानिदेशक अमिता उप्रेती का कहना है कि कोरोना के साथ साथ डेंगू के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे। ये सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं। अभी हरिद्वार में 2 मामले सामने आए हैं, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और डेंगू की हमारी पूरी तैयारी है। हमारे जनपदों को पूरे निर्देश दे दिए गए हैं। सीएमओ द्वारा पूरी मॉनिटरिंग करी जा रही है। आइसोलेशन वार्ड्स, मॉस्किटो एंड जितनी भी तरह की औषधि होती हैं वो सब पूर्ण मात्रा में है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे विभागों से भी हमने समन्वय स्थापित करते हुए ये निर्देशित किया है अपने विभाग को कि भाई कहीं पर भी जो कम्युनिटी है वहाँ पर जो है टूटे बर्तन हो या ड्रम्स हो या नारियल के खोखे हैं या ग्लासेस हैं, उनमें पानी भरा हुआ ना हो, कूलर्स में पानी भरा हुआ ना हो। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, कोरोना महामारी थी, हम तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी मार्च में पहला मामला आता है। 4 से 5 महीने का, 4 महीने तो आप मान के चले कि वक्त जो है गुजर चुका है। और जब हम मौसमी बीमारियों का जिक्र करते हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये तो हर साल की बात है और हम उसमें भी सिस्टम फेल होता हुआ देखते हैं। कुल मिलाकर कोई ऐसा रोड मैप तैयार किया गया है जिससे स्थिति बहुत डराने वाली ना हो, क्योंकि कोरोना के आंकड़े भी उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। जीनत, ऐसा कोई रोड मैप कहीं नजर नहीं आया कि पूरा कोई प्लान तैयार होगा डेंगू से निपटा किस तरीके से जाएगा, क्योंकि फिलहाल पूरा फोकस कोरोना से निपटने पर है। हालांकि दावे इस बात के जरूर हैं कि डेंगू को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, उसके केसेस को रोका जाएगा, उसके सफाई व्यवस्था की बातें की जाएंगी। खुद रविवार को एक अभियान की अपील मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है कि सुबह 9 बजे आप 15 मिनट के लिए अपने आसपास साफ सफाई रखें, लेकिन जो ग्राउंड वर्क होना चाहिए जिस तरीके का, वो फिलहाल अभी नजर नहीं आया। हालांकि 2 केस अभी रजिस्टर हुए हैं डेंगू के, लेकिन ये केसेस बढ़ भी सकते हैं। और 2019 का जो साल रहा था वो एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा था उत्तराखंड का डेंगू को लेकर। 8 मौतें हुई थी, 10,000 से ज्यादा केसेस आए थे। तो ऐसी सूरत ना बने, ऐसी जरूर कोशिश रहती है, लेकिन जो सिस्टम नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आता और वो तमाम जगहों पर दिखता भी है। वो चाहे आप भी लॉकडाउन की स्थिति में पुलिस प्रशासन को देख लें या फिर आप स्वास्थ्य विभाग को देख लें, डेंगू को लेकर या तमाम जो बरसाती बीमारियां होती हैं उनको लेकर। तो कुल मिलाकर अब जो व्यवस्थाएं जिस तरीके की होनी चाहिए, जो आपका प्रश्न है कि रोड मैप, वो कहीं फिलहाल नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका तमाम जानकारियों के लिए। सरकार यकीनन आज देखिए जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें इस पर बात हो सकती है, लेकिन आम लोगों की उतनी ही जिम्मेदारी है। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ की गीट पट्टी में भगवान सोमेश्वर देवता का भ्रमण मेला चल रहा है। सोमेश्वर देवता क्षेत्र के आराध्य देव माने जाते हैं। माना जाता है कि इस क्षेत्र में खेती, कृषि, किसानी और लोगों की कुशलता के लिए महाराज जो हैं सोमेश्वर महाराज 12 दिन तक भ्रमण करते हैं। इस मौके पर क्षेत्र में हजारों लोग उमड़ रहे हैं, जिसे जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कोरोना काल है, यहाँ पर गैदरिंग से बचने की बार बार बातें होती है, लेकिन हजारों लोग इकट्ठा हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, नाच गा रहे हैं लोग। एक स्थान पर आप ये भीड़ देख पा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं हजारों लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। अगर इस भीड़ में किसी एक इंसान को भी कोरोना हुआ तो आप सोचिए कि आंकड़ा कितना बढ़ जाएगा।
उत्तरकाशी के बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे 2 जगह से बंद हो गया है। पालीगाड़ और कुथनोर की बात करेंगे। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर मलबा आ गया, जिससे दोनों ओर से वाहन जो हैं फंस गए हैं। फिलहाल राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। बड़ी खबर उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे का हम जिक्र कर रहे हैं। मलबा आ गया, रास्ता बंद हो गया है 2 जगह से। रुद्रपुर से बीजेपी विधायक अफसरों पर बुरी तरह से नाराज हो गए। राज्य के कैबिनेट मंत्री और उधम सिंह नगर के प्रभारी मंत्री मदन कौशिक शुक्रवार को रुद्रपुर में सरकार के कामकाज की समीक्षा करने पहुंचे थे, लेकिन इस मीटिंग में हंगामा हो गया। विधायक राजेश शुक्ला ने सीधे अधिकारियों पर बात नहीं सुनने और काम नहीं करने का आरोप लगा दिया। किच्छा से बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला जिले में खराब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की शिकायत प्रभारी मंत्री से कर रहे थे। उनके ठीक सामने जिले के डीएम नीरज खैरवाल बैठे हुए थे और विधायक जी कह रहे हैं कि उनकी कोई नहीं सुनता, जिसके बाद डीएम कुछ जवाब देने लगते हैं। विधायक आरोप लगा रहे हैं कि डीएम ने उनकी याददाश्त पर सवाल उठा दिए, जिससे विधायक जी एकदम तमतमा गए। बैठक आधे घंटे में छोड़कर निकल गए। इससे पहले भी विधायक शुक्ला सरकार के खिलाफ कई बार धरने पर बैठकर अपने तेवर दिखा चुके हैं। अगर हम जिलाधिकारी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो जिलाधिकारी को संतोषजनक जवाब देने के बजाय ये कहें कि विधायक जी आपकी आवाज़ कमज़ोर है, हमने बहुत काम किया आपके यहाँ। अब मुझसे पूछूं भाई आपने कौन सा काम किया, बताइए। खनन में कहाँ पैसा आपने दिया या आपदा में कौन सा पैसा दिया गया। तो ये कहना कि आपकी आवाज़ कमज़ोर है और उसका सही जवाब ना देना, खिल्ली उड़ाना विधायक की, ये बड़ा गंभीर विषय है और मुझे उससे अपमानजनक महसूस हुआ, इसलिए मैं उठ के वहाँ से चला गया। जनप्रतिनिधि कोई भी हो, जनप्रतिनिधि के जो एक इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं कि जनहित के कुछ मुद्दे रखते हैं, यदि वो होने वाले काम है तो होने चाहिए, और यदि कहीं जानबूझकर डिले होता है तो ये उचित नहीं है और ये अधिकारियों को नहीं करना चाहिए। उत्तराखंड में बन रही ऑल वेदर रोड में वन विभाग की रुकावटें जल्द दूर की जाएं और सामरिक नजरिए से महत्वपूर्ण इस रोड का निर्माण काम तेजी से किया जाएगा। आज ऑल वेदर रोड की हाई लेवल मीटिंग में केंद्र और राज्य के वन विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश जो है कई बार दिए गए हैं। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री रूट पर रोड को इको सेंसिटिव जोन से बाहर किया जाएगा ताकि काम तेजी से हो सके। सीएम ने गैरसैंण को जोड़ने वाले NH 87 को डेवलप करने का अनुरोध किया, क्योंकि गैरसैंण अब ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुका है। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सहमति दे दी है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्द भेजने को कहा है, यानी अब गैरसैंण तक रोड की दिशा में सुधार हो जाएगा। हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है और मैंने माननीय गडकरी जी से अनुरोध किया। मैंने कल भी उनको फ़ोन किया था, तो कल तो बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन आज सुबह उनका फ़ोन आ गया था और उन्होंने कहा कि हम आपको उसके लिए धन देने के लिए स्वीकृत हैं, आप उसकी DPR बनाकर भेजिए। आप जितनी जल्दी भेजेंगे हम तो उतना उसके लिए धन आपको आवंटित करेंगे। उन्होंने कहा यह बहुत अच्छा आपने निर्णय किया है और ये वहाँ की जन भावना थी। और इसी बैठक में कई बड़े फैसले भी हुए हैं, जिसके मुताबिक राज्य के 6 नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट को मंजूरी मिली है। केंद्र से 3,765 करोड़ के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिली। मसूरी में 2 लेन टनल का कंस्ट्रक्शन होगा। मसूरी में जाम की समस्या से निजात भी मिलेगी। श्रीनगर में 7.5 किलोमीटर का एलिवेटेड बाईपास। बाड़वाला से बड़कोट तक हाईवे जो है वो 2 लेन होगा। कोटद्वार श्रीनगर हाईवे का चौड़ीकरण किया जाएगा। रामेश्वर चौकोड़ी अल्मोड़ा तक हाईवे चौड़ीकरण होगा। पांडवाखाल कर्णप्रयाग हाईवे में 64 किलोमीटर का जो ये पूरा रास्ता है इसे 2 लेन किया जाएगा। दिल्ली से गैरसैंण से पांडवाखाल और वहां से ये रानीखेत और फिर रामनगर तक, इस मार्ग का हमने जिक्र किया। एक ऐसे ही दूसरा मार्ग है जो हमारा वो भी राष्ट्रीय महत्व का मार्ग है, जिसमें पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद वो उनको स्पर्श करते हुए वो मार्ग निकलेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हरिद्वार में होने वाले 2021 कुंभ मेले को लेकर एक बार फिर से साधु संतों ने एक सुर में कहा है कि कोरोना की वजह से कुंभ मेला आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कुंभ मेला पहले से निर्धारित 2021 में ही होगा। कनखल स्थित बड़ा अखाड़ा उदासीन पहुंचे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने अखाड़ों के साथ साधु संतों के साथ बैठक कर कुंभ मेले पर चर्चा की। साधु संतों ने साफ तौर से कहा है कि सरकार 2022 में कुंभ मेला कराने के भ्रम में ना रहे। कुंभ मेला अपने निर्धारित समय 2021 में ही होगा। सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार ये भ्रम दूर कर दे कि कुंभ मेला 2022 में होगा।
वह भ्रम दूर करके 2021 में ही होगा, उसके अनुसार अपना कार्य करें। ये महाबीमारी आज है, कल नहीं रहेगी और मुझे लगता है कि कुंभ मेला भी दूरी है और यह कोरोना की महाबीमारी तब तक दूर हो जाएगी। कोरोना महामारी के इस दौर में आपने कई कोरोना वॉरियर्स देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे कोरोना वॉरियर्स से मिलाने जा रहे हैं जो दूसरे प्रोफेशन के होते हुए भी महामारी के इस दौर में खुद सामने आकर संक्रमित लोगों की सेवा कर रहे हैं। पेशे से बॉडी बिल्डर और ट्रेनर दीक्षा भट्ट इन दिनों कोरोना मरीजों की मदद में जुटी हैं। दीक्षा मुंबई में रहती थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो भी अपने घर टिहरी वापस लौट आई। दीक्षा ने भी कोरोना संक्रमण में अपना पूरा योगदान देने की ठानी। दीक्षा ने नर्सिंग का कोर्स पहले से ही कर रखा था और कोरोना आइसोलेशन सेंटर नर्सिंग कॉलेज में ड्यूटी करने की अनुमति मांगी, जो उन्हें मिल भी गई। दीक्षा आइसोलेशन सेंटर में 15 दिन 24 घंटे ड्यूटी पर रहती हैं और 15 दिन क्वारंटीन रहती हैं। वहीं कोटद्वार निवासी एक युवक मर्चेंट नेवी में सीमैन था, जो लॉकडाउन के बाद घर आ गया और अब वो नर्सिंग कॉलेज में क्लिनिकल स्टाफ के तौर पर अपनी ड्यूटी दे रहा है। वैसे मेरा प्रोफेशन बॉडी बिल्डिंग है। मैं बॉडी बिल्डिंग करती हूँ। मैं अपने देश के लिए बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में खेलती हूँ और आज मेरा घर टिहरी गढ़वाल में है। और जैसे ही ये कोरोना महामारी ने यहाँ पे वो अपना फैलाया, वायरस फैला जैसे, तो मैंने क्यों ना सोचा कि मैं अपनी देश में अपना हाथ सेवा दूं। मेरा प्रोफेशन मर्चेंट नेवी है एज ए सीमैन। और जब मुझे पता चला कि यहाँ पे एक क्लीनर नहीं है, आ रहे हैं डर के वजह से, तो इस वजह से मुझे आना पड़ा यहाँ पे। नई टिहरी जिला मुख्यालय के पास सुरसिंगधार नर्सिंग कॉलेज को प्रशासन ने कोरोना आइसोलेशन सेंटर बनाया है। प्रशासन ने इनकी देखभाल के लिए कई स्टाफ को नियुक्त किया है, जो 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा मार्च और अप्रैल से इन लोगों ने लगातार कोरोना के जो हमारा CCC है, कोविड केयर सेंटर, उसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं और भी जिन स्थानों पर भी इनको तैनात किया जा रहा है वहाँ पर ये सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहाँ लोग अपनी ड्यूटी से बच रहे हैं, वहीं ये कोरोना वॉरियर्स खुद सामने आकर कोरोना संक्रमितों की मदद कर रहे हैं, जो औरों के लिए भी एक मिसाल है। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और अब आपको लेकर चलते हैं त्रेता युग के उस दौर में जब भगवान राम वनवास गए थे, क्योंकि भगवान राम ने 14 साल के वनवास के दौरान जिन पेड़ पौधों को देखा वो आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र की इस अनोखी वाटिका में आपको हम उन पेड़ों के दीदार कराएंगे जिनका सीधा संबंध भगवान राम से है। इस रामायण वाटिका में 72 तरीके के पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो त्रेता युग में भी मौजूद थे। इन पेड़ पौधों के अस्तित्व से ही चित्रकूट, दंडकारण्य, पंचवटी, किष्किंधा, अशोक वाटिका और द्रोणागिरी के पड़ाव हरे भरे थे, जिनसे होकर भगवान राम ने अपने 14 साल का वनवास पूरा किया। इन सारे क्षेत्रों में जो भी वनस्पतियां वहाँ पर उस समय मौजूद थी, वो आज भी उन क्षेत्रों में मौजूद है और उन्हीं प्रजातियों को हमने यहाँ पर रोपित किया है ताकि आम जनमानस आके उसको यहाँ पर देख सके और उनके बारे में जानकारी दे सके। भगवान राम से जुड़ी इस वाटिका को देख पर्यावरण को करीब से जानने के इच्छुक लोग भी खासे उत्साहित हैं। अशोक वाटिका में जो पौधे हुआ करते थे या संजीवनी बूटी से, तो इससे लोगों को एक तो प्रेरणा मिलेगी, दूसरा सीखने को मिलेगा कि हमारे पुराण काल में किस तरह से जड़ी बूटियों के द्वारा इलाज किया जाता था। वाल्मीकि रामायण में हमें 139 तरह के पेड़ पौधों का जिक्र मिलता है, जिसमें वन अनुसंधान केंद्र ने तुलसी, आंवला, बरगद, अशोक जैसे 72 पौधों का कलेक्शन तैयार किया है। वन अनुसंधान केंद्र की ये वाटिका हमें बिल्कुल एक अलग तरीके की रामायण से रूबरू कराती है। ये हमें बताती है कि भगवान राम भगवान होते हुए भी किस तरीके से पर्यावरण से प्रेम करते थे। तो ऐसे में हम तो इंसान हैं, तो हमारे लिए ये पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये अपने आप में इस वाटिका के जरिए अनुमान लगाया जा सकता है। कैमरा सुनील कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। अल्मोड़ा में बारिश शुरू होते ही पेयजल संकट से नगर के लोग परेशान हैं। अब नगर को एक और फिल्ट्रेशन प्लांट मटेला में मिलने जा रहा है, जिससे नगर के लोगों को साफ पानी मिलेगा। डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को पेयजल संकट से निजात मिलेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।